हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं नित्यानंद मिश्रा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ है। इस थ्योरी से पहले हमने जो है वैद्युत चालन की चर्चा की थी, वैद्युत चालन भाग 1, वैद्युत चालन भाग 2, जिसके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ये थ्योरीज जो है ये बोर्ड के लिहाज से बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आज का टॉपिक हम लेते हैं वैद्युत सेल। सबसे पहला जो टॉपिक है वो वैद्युत सेल है। क्या होता है वैद्युत सेल? वैद्युत सेल नॉर्मली जो बैटरी होती है, आपने देखा बैटरी क्या करती है, बैटरी में लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड मतलब केमिकल्स होते हैं, और केमिकल जो है वो कन्वर्ट होकर के किसमें क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, माने वैद्युत आवेश, वैद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भाषाई रूप में लिख सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, ये ऐसी एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वैद्युत सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ में जो है रासायनिक ऊर्जा का, वैद्युत सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। फिर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके सिलेबस की जो थ्योरी है वो स्टार्ट होती है आपके लेवल की। इसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। क्या होता है विद्युत वाहक बल? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो है सेल को दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, किया गया कार्य ही क्या है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा, एक कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। माना Q आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में W कार्य करना पड़ता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका मात्रक ये कुछ विभव के समतुल्य होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अगला जो टॉपिक है वो टर्मिनल विभवांतर का है। ठीक, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसको हमें समझना है। मान लिया कि कोई वैद्युत परिपथ है जिसमें कुछ प्रतिरोध इस तरीके से लगे हुए हैं, इन प्रतिरोधों के, इसको V वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है और प्रतिरोध पहला R1 है,
यहाँ प्रतिरोध लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप समझ लीजिए ये V1 है इसके सिरों पर, यहाँ विभवांतर V2 है और यहाँ पर विभवांतर क्या है, V3 है। तो मान लिया कि आवेश को स्थानांतरित करने में इन परिस्थितियों में पहले यहाँ W1 कार्य करना पड़ता है, इसके सिरों पर विभवांतर करने में, स्थानांतरित करने में। मान लिया ये A सिरा है, B, A से B तक W1 कार्य, B से C तक W2 कार्य और C से D तक W3 कार्य करना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम टर्मिनल विभवांतर की चर्चा करेंगे। टर्मिनल विभवांतर माने ये AB के सिरों पर विभवांतर क्या है, BC के सिरों पर विभवांतर क्या है और CD के सिरों पर विभवांतर क्या है, और इसका कुल विभवांतर या सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उससे क्या संबंध होता है। ठीक है, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल है, हम ऐसे लिखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, W बाई Q होगा। क्या होगा, W बाई Q। Q आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित होता है तो भिन्न भिन्न भागों में व्यय ऊर्जा का योग क्या होगा, W होगा। यहां हम लिख देते हैं Q आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित है, अतः भिन्न भिन्न भागों में व्यय ऊर्जा का योग कृत कार्य W के समतुल्य होगा या बराबर होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, समतुल्य होगा। तो E इज इक्वल टू W बाई Q इज इक्वल टू W1 W2 W3 डॉट 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 अपान Q। E इज इक्वल टू W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q प्लस W3 बाई Q। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम अगर ये यहाँ हमने 3 दर्शाए हैं, अगर इसको आप परिपथ को इस तरीके से बना दो कि इसमें इस स्थिति में अन्य भाग और भी होंगे, है ना, यहाँ पे आपको समझना है। तो जो आपका कुल कार्य होगा वो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। माने किसी भी परिपथ में के प्रत्येक बिंदु पर जो टर्मिनल विभवांतर होता है, टर्मिनल माने उनके अलग अलग सिरों को हम देखें और उन पर जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो क्या होगा, वो सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E के क्या होगा, बराबर होगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सेल का विद्युत वाहक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये हम जरा इसकी चर्चा करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या आप समझते हैं प्रतिरोध से? प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ का हिंड्रेंस होता है या प्रतिबाधा होती है या अवरोध होता है जो आवश्यक होता है धारा प्रवाह के लिए। V इज इक्वल्स टू I बाई R। अगर प्रतिरोध का मान शून्य होगा तो जो विभवांतर है वो अनंत हो जाएगा। इस तरीके से हम इस बात को समझते हैं। तो इसलिए परिपथ में हमें विभवांतर देना है तो R का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम परिपथ में सब कुछ तालमेल ठीक रखना चाहते हैं, धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध का होना आवश्यक है। तो सेल का स्वयं का भी कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच में जब धारा का प्रवाह होता है, जैसा कि आपको पता है कि धारा बैटरी के बाहर धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहती है और बैटरी के अंदर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ बहती है। इस तरीके से बैटरी का जो धारा का पूरा चक्र है डीसी का, वो पूरा होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल का घोल, सेल का जो घोल होता है, सेल का घोल का मतलब क्या है, जो आपका सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है,
जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, एसिड्स या तेजाब्स कहते हैं, तो वो लिक्विड जो होता है, सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको 2 बातें लिखनी होगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह प्लेटों के बीच दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच दूरी जितनी ज्यादा होगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। यह घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना प्लेटें ज्यादा डूबी होंगी, ठीक है, उतना ही आपका जो प्रतिरोध है वो कम होगा। प्रतिरोध का हमें मान एक न्यूनतम मान बनाए रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता है। जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कंपोनेंट होता है, उसकी जब सांद्रता माने कंसंट्रेशन उसका बढ़ता है, तो क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसीलिए हमें बैटरी पे कुछ समय के उपरांत उसके अंदर जो उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका तेजाब है, उसको हमें डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर डालना पड़ता है। वो एक प्यूरिफाइड वाटर होता है। फिर 4th पॉइंट आपका है कि वैद्युत अपघट्ट तथा प्लेटों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस कंपाउंड जो उसके अंदर डाला गया है कंपोनेंट, और जो प्लेटों की पदार्थ की प्रकृति है, प्लेटें किस प्रकृति पर बनी, पदार्थ की बनी है, उस पर भी निर्भर करता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो आपके सामने चित्र बना हुआ है, देखिए क्या है। ये सेल बना हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r। और परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R दिया हुआ है, बाकी इसमें ये कुंजी और धारा की दिशा दी हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व सेल का विद्युत वाहक बल। इसको बार बार न लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी शार्ट में लिखा जा सकता है, E है। कितना है? E। परिपथ में वैद्युत धारा I t समय तक प्रवाहित होती है। परिपथ में वैद्युत धारा I कितने समय t तक प्रवाहित होती है। जैसे लिखिए, समय स्मॉल t तक प्रवाहित होती है। स्मॉल t समय तक जब धारा प्रवाहित होगी तो परिपथ में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? VQ होगा। क्या होगा? W बराबर VQ हम जनरली लिखते हैं। अब आपको पता है कि V क्या होना चाहिए? वो सेल का विभवांतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेल के विभवांतर को परिभाषित कर दिया गया है विद्युत वाहक बल से। तो W बराबर क्या हो गया? EQ हो गया। और आपको पता है कि W बराबर E और Q बराबर IT, जिसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ये परिपथ में किया गया कुल कार्य कह लीजिए। परिपथ में किया गया कार्य कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। यहां लिख लीजिए, सेल द्वारा परिपथ में किया गया कार्य। आपका डेरिवेशन 3 पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े लिखने हैं। पहला पार्ट लिख दिया। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखना है? सेल द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। सेल द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया
कार्य, वाह्य परिपथ में जो कार्य किया गया उसको हम W वाह्य लिख लेते हैं। ठीक, आप W एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, इसको EXT भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, V इंटू क्यू के बराबर होगा, V इंटू क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जो तार है आपका उसके सिरों पर भी विभवांतर। जब पूरे परिपथ की बात करेंगे तो वो सेल के विद्युत वाहक बल के रूप में रखा जाएगा, और जब केवल बाह्य परिपथ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव V रखा जाएगा, तो VIT। ये W क्या आ गया, वाह्य आप लिख लीजिए या एक्सटर्नल लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। इसको आप क्या मान लें, समीकरण नंबर 2 मान लें। क्या मान लें, 2 मान लें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं कि सेल द्वारा आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य, सेल द्वारा आंतरिक, सेल द्वारा आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ माने स्वयं का सेल के अंदर परिपथ में किया गया कार्य। अब हम W आंतरिक, ठीक, ये आंतरिक लिखा है INT इंटरनल की बात करते हैं, तो इंटरनल V Q, ये भी क्या होगा, V इंटू क्यू के बराबर होगा। अब देखिए जो ये परिपथ है इसके इन बिंदुओं के सिरे पर भी विभवांतर क्या है, कैपिटल V है। वाह्य के पदों में लिखेंगे तो वो विभवांतर V बराबर I इंटू R होगा, और जब आंतरिक के पदों में लिखेंगे तो विभवांतर V बराबर क्या होगा, I इंटू स्मॉल r होगा, और Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो ये आपका I स्क्वायर RT, यहाँ R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ हमने ये देखो लिखा भी है, आप इसको ये वाला R बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 3 मान ले। क्या मान ले, 3 मान ले। तो परिपथ में लिखते हैं, परिपथ में व्यय कुल ऊर्जा, व्यय जो कुल ऊर्जा है वो W वाह्य EXT प्लस W आंतरिक इंटरनल INT के बराबर होगी। तो W इसका मान क्या है, EIT है, W वाह्य का मान VIT है, और W आंतरिक का मान I स्क्वायर R इंटू T है। तो इसमें बेटा कॉमन अगर हम देखें तो क्या होगा, I इंटू टी कॉमन हो जाएगा, तो V प्लस I और R, ये वैसे IT कैंसिल हो गया, E इज इक्वल्स टू V प्लस I R, ये आपका टर्म आ गया। यहां से अगर हम जिन जिन पदों को निकालना चाहें, सबसे पहले तो हम V को निकालें, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR होती है, ये मुख्य पद आपका यही है। उसके बाद आप इस पद के अनुरूप अलग अलग पदों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा पद आपका उसके नीचे हमने लिखा, ये क्या है, विभवांतर है सेल का, ये सेल का विभवांतर है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है। और यहां से अगर देखिए बेटा हम इसको ट्रांसपोज करें तो इसको, तो E माइनस V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर हम उसकी बात करें तो स्मॉल r बराबर E माइनस V बाई I होगा, और सेल द्वारा प्राप्त धारा लिखें या परिपथ में प्रवाहित धारा लिखें, कुछ भी लिखें, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगी, E माइनस V अपान R। इस तरीके से, और आपने वो वाला बताया तो यही आप चलने दीजिए।
ये आर रहेगा, एक ही टाइप का राइट करिए ना। ये आपका स्मॉल आर से आंतरिक प्रतिरोध को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको, आर का मान ये हो गया बॉक्स में आपका कवर, और नेक्स्ट मान आपने किसका निकाला है, 5 का, ये बॉक्स में हो गया इस तरीके। तो आपने आज जो है क्या क्या सीखा, आपने आज सीखा सेल के बारे में समझा, दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल, तीसरा सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपने सीखा, और लास्ट में ये जो था सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये स्मॉल वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ यूं ही बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का लाभ हो सके, और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपके जो फर्दर अपडेट्स हैं वो मिलते रहें।